हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है आपका 35 मिनट का, इसको आप स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं ये 40 दिन की जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, यूपी पुलिस एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप। अपने लाइफ के वो 40 घंटे बचा सकते हो जो आपके भविष्य में कहीं चार चांद लगाने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा चैनल पर, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं पूरे वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर के कई लोगों के मन में ये संदेह है कि जो टाइम दिया गया है एग्जाम होने का, वो बहुत ही मिनिमम टाइम है। यानी कि आप लेके चल सकते हो मोटा मोटी 40 दिन। और 40 दिन में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और कम समय में सिलेबस को किस प्रकार से अचीव करना है, सिलेबस अपने टारगेट को, और किस प्रकार से आपको अपने सिलेबस को विद इन 40 दिन में ख़त्म करके अच्छे से रिवीजन करना है उसको। क्योंकि बिना रिवीजन के आप सिलेक्शन तक पहुंचना इम्पॉसिबल जैसी चीज़ हो जाती है। ज़्यादा पढ़ना इस समय ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की थी और यूपी पुलिस के वो चाहते हैं, प्रीवियस कुछ ना कुछ वो पढ़ते रहे थे और बीच में उन्होंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अभी तक अवरुद्ध थी। तो अब मैं उनके लिए 40 दिन की एक वीडियो देता हूँ, जो आप अगर फॉलो करेंगे तो ये गारंटी है कि आप उसमें एक अच्छा स्कोर करेंगे और एक सीट चयनित जरूर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसके लिए जुड़े रहें चैनल पर, पूरा वीडियो जरूर देख के जाएँ। आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आधा अधूरे से आपका उद्धार नहीं होने वाला है, चाहे वीडियो हो चाहे आपकी पढ़ाई हो। ठीक है, तो जो भी है, चैनल पर रोकने आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं पूरी वीडियो में लास्ट में क्या है वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका सिलेबस जो है, तो सिलेबस बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं आपकी जो मेंटल एबिलिटी, या फिर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है। तो न्यूमेरिक एंड मेंटल एबिलिटी जिसमें बोलते हैं, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता और मानसिक योग्यता दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मैथ के आपको अभी तक पता होगा कि 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और बाद बाकी क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेट करते हैं वो क्वेश्चन। तो आप कुछ ऐसे किस प्रकार से पढ़ाई को करना है कि जो रीजनिंग का पोर्शन है, इसमें आप देखेंगे मानसिक योग्यता, ये मैंने पिंक कलर का रखा है मानसिक योग्यता वाला टॉपिक, और ये संख्यात्मक मान वाला मैंने ग्रीन कलर दे रखा है यहाँ पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें बात करते हैं, इसमें संख्या पद्धति होता है, सरलीकरण होता है, दशमलव और भिन्न होता है, महत्तम समावर्तन लघुत्तम समावर्तन, यानी जिसे एलसीएम और एचसीएफ आप बोलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, भागीदारी, औसत, कार्य और समय, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, और अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और विविध विविध में आपका स्टैटिक्स आता है। ठीक है, जिसको मिसलेनियस बोलते हैं। इसमें कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो किसी भी एक टॉपिक से रिलेट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अलग अलग टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि इन टॉपिकों के अलावा आपको मैथ में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत है। यहीं से आपके 18 से 20 क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना रहती है, तो यहीं से आपके फंसेगी। अगर आप पर डे 1 घंटा डिसाइड करते हैं मैथ के लिए, तो मेरे अनुसार आप 40 मिनट मैथ को सीखिएगा, और बचे 20 मिनट में आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 20 मिनट में आपको टारगेट लेके चलना है कि उसी टॉपिक के कम से कम 20 सवाल आपको करने ही करने हैं। 20 टॉपिक, 20 क्वेश्चन और 20 मिनट, तब जाकर के जब आपकी स्पीड मेंटेन होगी। और ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन करने के चक्कर में ना रहें, स्लो, और थोड़ा स्लो चलें स्टार्टिंग में, और थोड़ा क्वेश्चन की वैरायटी को अधिक वो करें। जो क्वेश्चन की वैरायटी आ रही है अब आने वाले एग्जामों में, तो वैरायटी अच्छी देखने को मिलेगी, भाषा कम से कम देखने को मिलेगी। और यूपी पुलिस एग्जाम जो है, वो थोड़ा भाषा आधारित एग्जाम होता है, लेकिन इस बार हो सकता है पैटर्न चेंज करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम जरूर कंटेंट फॉलो करता है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर देखने को मिलता है, जिससे पेपर को हार्डनेस कह देते हैं कि पेपर कठिन आया। ऐसा होता नहीं बहरहाल। तो कुल मिलाकर के ये है कि थोड़ा आपको एग्जाम से थोड़ा अब सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी। अब बात करते हैं कि मानसिक योग्यता, यानी जिसे आप मैथ मानते थे अभी तक, उसमें 38 क्वेश्चन जो आते थे मैथ के, वो किस प्रकार आते थे। तो 18 क्वेश्चन आपके ये टॉपिक आते थे जो मैंने अभी अभी आपको बताई। अब बात करते हैं जो शेष जो 19 क्वेश्चन और बचते हैं, 19 या 20 क्वेश्चन और बचते हैं, वो आपके आते हैं रीजनिंग के टॉपिक से, जिसे बोलते हैं मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता। यहाँ आप देखेंगे तार्किक आरेख, यानी आरेख का मतलब तार्किक आरेख का वेन डायग्राम जिसे बोलते हैं, लॉजिकल डायग्राम जिसे बोलते हैं, सॉरी। और फिर आता है आपको संकेत संबंध और विश्लेषण, यानी जिसे आपको सिंबल रिलेशनशिप बोलते हो, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फिर आपके आते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, जिसे बोलते हैं परसेप्शन टेस्ट। उसके बाद में आता है वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, यानी शब्द रचना परीक्षण। ठीक है, इसके बाद में आता है लेटर, नंबर और संख्या श्रृंखला, यानी नंबर की श्रृंखला, यानी संख्या की श्रृंखला, अक्षर की श्रृंखला, इनसे जो सवाल बनते हैं, सीरीज जिसे आप बोलते हो। फिर आता है शब्द वर्णमाला में आंशिक समरूपता, यानी वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, इसमें आंशिक समरूपता यानी कुछ ना कुछ समानता होगी और कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। पूछा जाएगा कौन सा शब्द विषम है, कौन सा शब्द
समान है। ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण में कॉमन सेंस टेस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान पूछ देगा, रेड लाइट पर आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे आपको क्या करना है, रेड लाइट है तो आपको जाहिर सी बात है रेड लाइट पे रुकना है। इसी को बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। इसी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जो पुलिस में अक्सर बहुत पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण के बाद आता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। कुछ संख्या या मान दे दिए जाएंगे, कुछ जिसे पजल बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं वो चीजें। फिर आता है प्रभावी तर्क, यानी कुछ बात कही जाएगी, उसमें आपसे तर्क मांगा जाएगा। और तर्क हमेशा याद रखिएगा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। नेगेटिव, असामाजिक और अव्यवहारिक तत्व जो होते हैं वो आपके कभी भी सही आंसर नहीं हो सकते हैं। इनको डीप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कम समय में अधिक स्कोर करने का ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप जिस चीज़ को, जो भाषा पर आधारित होती है चीज़ें, उनका कोई तरीका नहीं होता, कोई टेक नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता है। व्यवहारिक ज्ञान आपको है तो ही आप अच्छे से इनको कर सकते हो। उसके बाद आती है अंतर्निहित भावों का निश्चित करना, यानी टर्म में इम्प्लाइड मीनिंग्स, यानी जो आपकी जो भावना है, जो आपके भाव है, जो आपके विचार हैं, वो किस प्रकार के हैं, ये जानने का ये परीक्षण होता है। ये था आपका मैथ पोर्शन से टोटल 38 से 39 क्वेश्चन का एक सिलेबस, जिसमें आपको मिनिमम लेके अगर हम बात करें तो आपको 18 क्वेश्चन जो न्यूमेरिक के आते हैं, मैथ के आते हैं, उसमें आपको 15 से 18 क्वेश्चन पूरे पूरे टारगेट लेके चलना है। क्योंकि मैथ में ओवरऑल अगर हम बात करें तो गर्ल्स का पोर्शन कहीं ना कहीं मैथ में वीक होता है अपेक्षा कर बॉयज़ की, तो बॉयज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं मैथ में। तो मैं ये एवरेज लेके चलता हूँ, जिसके 14 से एबव क्वेश्चन है मैथ में, अच्छा स्कोर रहेगा उसका। ठीक है। अगर 18 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 16 का मिनिमम टारगेट लेके चलिए। ठीक है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम मैक्सिमम आपका पूरा पूरा हो, मैक्सिमम आपके पूरे में पूरा हो सकता है। मैं पूरा बताऊंगा कि टॉपिक में पूरे नहीं आ सकते आपके नंबर। इसके बाद में हम आते हैं रीजनिंग पे, जो आप जिसे अभी तक रीजनिंग समझते थे, जिसे आपको मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता बोलते हैं, इसे मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी बोलते हैं टेस्ट। ठीक है। इसमें कुछ आप देखेंगे कुछ भाग हैं, जैसे मैंने दो भागों में यहाँ पे सिलेबस को देखा होगा आपने, पीडीएफ देखी होगी तो सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है, मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि में मतलब आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वांटिटी, जो क्वालिटी बोली जाती है। तो मानसिक अभिरुचि की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखने पर आप उनको आंसर कर सकते हो कि आपने देखा ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, यानी आपके प्रति दृष्टिकोण देखा जाएगा आपका कि जनहित दृष्टिकोण कैसा है, कानून में शांति व्यवस्था के लिए आपका लॉजिक कैसा है। ठीक है। इसके बाद आपसे देखा जाएगा कि अपराध नियंत्रण में आप अगर कोई भागीदारी निभा रहे हो तो किस प्रकार की भागीदारी निभा रहे हो। ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ पक्षपात कर रहे हो, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विधि का शासन, लॉ पूछा जाएगा आपसे। अनुकूलन की क्षमता, अनुकूलन की क्षमता यानी एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलन की क्षमता, यानी आपसे ये प्रेशर देकर पूछा जाएगा कि आपके पास मान लो आप किसी जिले के डीएम हो या किसी जिले के अधिकारी हो, आपके पास किसी राजनेता का फोन आता है और किसी गरीब की मदद करने को मना किया जाता है, तो उस टाइम आपकी क्या अनुकूलता होगी, यानी उस टाइम आपका किस प्रकार का रिएक्शन होगा आपका। या हो सकता है आपसे और कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है। ये क्वेश्चन लिखित में पूछे जाते हैं और आपको तुरंत आंसर देना होता है। भाषा इनकी बहुत सरल होगी। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग पर प्रेशर देते हो तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक सूचना, यानी बेसिक स्तर की जानकारी। जो बेसिक स्तर की जानकारी होती है, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि फिलहाल में टूटू ऐप की जो मतलब ये चीज़ें हैं, जो इंस्टाग्राम वगैरह है, ये फेसबुक वगैरह है, तो इनका उपयोग क्या प्रशासनिक इकाई के रूप में सही होगा करना या नहीं होगा करना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ओवरऑल आपको हमेशा आंसर पॉजिटिव लेके चलना है, जो पॉजिटिव आंसर ऑप्शन पॉजिटिव देखे उस पर क्लिक मारो, बस वही आंसर सही होगा। उसके बाद बात करते हैं समकालीन पुलिस मुद्दे, पुलिस प्रणाली, कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक सुदृढ़ता एवं अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वाले बालों के प्रति संवेदनशीलता। अल्प का मतलब होता है जिनकी आबादी कम है, जिनकी साक्षरता दर कम है, जिनकी मेंटल एबिलिटी कम है, उनके साथ आपका व्यवहार किस प्रकार का है ये देखने के लिए। लैंगिक संवेदनशीलता, यानी महिला या वृद्ध को लेकर के या बच्चों को लेकर के आपकी संवेदनशीलता कितनी है। क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी, पुलिस अफसर कांस्टेबल बनने वाले हो तो आपसे वहाँ पर इस चीज़ की अपेक्षा की जाती है कि आप किस प्रकार का रवैया रखते हो आम जनता के प्रति। ठीक है। तो उसके बाद में जो टॉपिक लगा हुआ है वो बुद्धि लब्धि है, और बुद्धि लब्धि तो ऑब्वियसली है कि आपको ये पूछा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं दिमाग का ही सब काम है पुलिस में। ठीक है। तो संबंध व आंशिक समानता परीक्षण इसमें पूछा जाता है। फिर आता है असमान को चिन्हित करना, यानी कौन सा असमान है, यानी कौन सा विषम है। जैसे कि श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, यानी ब्रेक सीरीज आती है जिसको पूरी करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक लिपि एवं सांकेतिक लिपि को समझना। ठीक है। दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम वाचन, वैन डायग्राम, चार्ट, दृश्य, गणितीय योग्यता,
क्रम व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें आपके रीजनिंग टॉपिक से रिलेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता की बात करें तो समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, और बात करते हैं अमूर्त विचार, विचारों व उन प्रतीकों तथा उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता। कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो व्यवहारिक, सामाजिक और न्यायिक दृष्टि से पॉजिटिव होना चाहिए। बस इतना अगर आपको आता है किस प्रकार से हैंडल करना है तो आप पेपर को कर ले जाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करके जाएंगे। मेरा मानना है कि आप 38 क्वेश्चन यहाँ से और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन वहाँ से मिलाकर टोटल 55 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आप 52 प्लस क्वेश्चन आप सही कर सकते हो यदि आपकी सोचने समझने की तार्किक क्षमता अच्छी है। समझ पाए? ये आपका था पोर्शन रीजनिंग और मैथमेटिक्स की। अब बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी का अगर हम बात करें तो हिंदी में आपके विशेष टॉपिक जो इसमें लगे हैं बस आपको वही पढ़नी है। तो हिंदी में जैसे कि यहाँ दिया गया है सामान्य हिंदी आनी है आपकी, सामान्य हिंदी आनी है, जटिल हिंदी नहीं पूछी जाएगी। जटिल हिंदी जो किसी बड़े एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, स्पेशल हिंदी माध्यम वर्ग, स्पेशल हिंदी बाउलता वाले एग्जामों में। लेकिन यहाँ पर आपसे सामान्य जानकारी हिंदी में आती है क्योंकि आपको प्रतिवेदन लेना है, आवेदन लेना है या किसी का शिकायत लेनी है तो वो आपको हिंदी अच्छी भाषा आनी चाहिए जो लिखित भाषा होती है। ठीक है, अब आपको परगना नहीं पता होगा क्या होता है, ठीक है, आपको तहरीर जानना है ये क्या होती है, ये सब शब्दों का जो ज्ञान होता है ना वो शब्द आपके हिंदी जब पढ़ोगे तभी आपको होगा। तो कुल मिला के आपसे कुछ शब्द का ज्ञान जानना चाहता है कि आपको इन भाषा का ज्ञान है या नहीं, यानी हिंदी भाषा में आप अच्छे से निपुणता हासिल किए हो या नहीं। तो बात करते हैं कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये टॉपिक आपका लगा हुआ है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, इसमें आपके कई टॉपिक लगे हैं हिंदी व्याकरण में, जैसे हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द पूरे वाक्य दे दिया जाएगा, उसका एक शब्द पूछा जाता है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी देखने में सम है लेकिन अर्थ उनके कैसे है, भिन्न। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, ये टॉपिक आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित है। तो आपको हमने एक बताया भारतीय भाषाओं का ज्ञान और हिंदी भाषा का ज्ञान। हिंदी व्याकरण में जो हमने टॉपिक बताया आपको कुछ वो, फिर उसके बाद में अपठित बोध यानी अपठित पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसको कभी आप पढ़ा नहीं होंगे, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 2 या 4, उनको आपको टिक लगा के आंसर देना है। प्रसिद्ध कवि एवं लेखक, उनकी रचनाएं, जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी या किसी पुस्तक के आपसे लेखक से पूछे जाएंगे या रचना की। हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए गए, और विविध, विविध का मतलब ये होता है कि हिंदी में और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो। जब आप इतना सब कुछ कर लोगे तो विविध को आराम से निपटा दोगे। अब बात करते हैं सबसे वार्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। देखो, यूपी पुलिस के अंदर एक चीज़ तो आप गांठ बांध लीजिएगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट की मैंने अभी तक बात की थी, जिससे आप स्कोर को अप से अप ले जा सकते हो। मैथ पूरी में पूरी की जा सकती है, रीजनिंग एक दो डाउट क्वेश्चन या टाइम टेकिंग क्वेश्चन को छोड़ के सारी की जा सकती है, हिंदी पूरी पूरी की जा सकती है, यानी 38 में 38 क्वेश्चन भी सही किए जा सकते हैं हिंदी में अगर आप परिपक्व हैं सही से। लेकिन मैं मिनिमम स्कोर आपको, अगर मैं मिनिमम टारगेट अगर आपको दूँ तो आप मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसमें टोटल ओवरऑल मिला करके अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन बन रहे हैं तार्किक क्षमता के, मैथ से कुछ क्वेश्चन मिला करके और 38 क्वेश्चन उधर से रीजनिंग के क्वेश्चन से मिला करके, तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन सही करके आने हैं, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ ऑल, दोनों के लिए। ठीक है, ये नहीं कि गर्ल्स के लिए कम हो जाएगा, भाई आप स्कोर कहाँ से अच्छा करोगे, गर्ल्स गर्ल्स अगर कहीं ना कहीं वीक पढ़ रही है तो रीजनिंग को तो सही लेकर चलना चाहिए उनको। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में मैंने मिनिमम टारगेट दिया आपको 15 और मैक्सिमम आप 18 या जितने हैं उतने। मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 भी सॉल्व किए सकते हैं मैथ में, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आता है कि जो सॉल्व ना हो सके। हाँ, वो बात अलग है, एग्जाम हॉल में आपके माइंड में इतनी जल्दी ना वो लॉजिक आए, हो सकता है बाद में आ जाए, तो इसलिए थोड़ा उसको रोक के समझ के चलना है। और टाइम 2 घंटे का होता है, अधिकांशतः टाइम को मैनेज करना ही आपका पेपर क्वालिफिकेशन बता देगा कि आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो पेपर 101% आपका क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग जो आती है वो रीजनिंग बहुत लेंदी रीजनिंग आती है, उसको पढ़ने में आपको कम से कम 1-2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को, और ऐसे 55 क्वेश्चन आएंगे तो 55 मिनट, 110 टोटल टाइम 120 मिनट का। तो इतनी स्पीड से सवाल करना है कि 2 मिनट का एवरेज भी नहीं लेना है प्रत्येक सवाल पे, आपको मिनिमम से मिनिमम 50 सेकंड का समय लेना है एक क्वेश्चन को करने में रीजनिंग, तब जाकर के आप सही से कर पाओगे। तो वही जाकर के आप 30 मिनट में या 40 मिनट में आप रीजनिंग निपटा पाओगे। 40 मिनट आपको लेके चले रीजनिंग के लिए, ठीक है, 20 मिनट आपको मैथ, 1 घंटा खत्म, बचा हुआ 1 घंटा वो आप रीजनिंग, 1 घंटा पूरा नहीं लेना, 40 मिनट हिंदी और जीएस को निपटाना 40 मिनट में, बचे 20 मिनट आपको वो देखना है जो आपका छूट गया है।
जिस पे आप फोकस करके थोड़ा और सही कर सकते हो बस। अदरवाइज आपको कुछ नहीं छूना। उसके बाद आप पेपर को क्लोज करिए, शांति से बैठ जाइए अगर टाइम है। नहीं टाइम है तो आप पूरा रिवीजन उसको करते रहिएगा बराबर, छोड़ना नहीं है कुछ। 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो इन सब के दौरान अगर हम बात ये देखते हैं 1/4 की माइनस मार्किंग है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। देखो गलत क्वेश्चन अभी से प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस सेट में, तो आप गलत क्वेश्चन को स्वतः ये सोच के मत टिक लगाओ कि शायद इसका ये हो सकता है, मैं इसको अच्छा कर लेंगे प्रैक्टिस में, अभी मत लगाओ। नहीं आता उसको दिमाग पे रखो कि ये क्वेश्चन मुझे अगले वाले प्रैक्टिस सेट में तो छोड़ना ही नहीं है कुछ किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो जब ऐसा तैयारी करके चलोगे तभी जाकर के आपको कुछ सिलेक्शन की उम्मीद जगेगी, क्योंकि 40 दिन टाइम है और मुझे भी पता है आपको भी पता है कि आप माजी नहीं बन सकते हो 40 दिन में, ये तो निश्चित है। लेकिन हाँ, जिसने पहले से थोड़ी बहुत तैयारी की है, मैं गारंटी देता हूँ वो मेरी स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करेगा या अपने अनुसार कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, एक नियमित अनिवार्यता रूप से पढ़ाई करेगा, तो वो 101% सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा। मैं बात नहीं करता पेपर निकालने की, मैं बात करता हूँ सिलेक्शन देने की। पेपर निकालना सिलेक्शन देना दोनों बहुत अंतर होता है। पेपर तो आप निकाल सकते हो, पहले चरण में आ जाओगे, फिजिकल मेडिकल फाइनल मेरिट में मेरिट बढ़ती है, उसके बाद में आपका जाकर सिलेक्शन होता है। तो बाद की बात करते हैं, पहले तो सभी आ जाएंगे लगभग, जिसके भी 100 क्वेश्चन सही होंगे वो सही हो जाएगा मुझे पता है। लेकिन आगे कौन सिलेक्ट होगा? आगे वही सिलेक्ट होगा जो इस स्ट्रेटजी से काम करेगा। अब बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक बचता है आपका जीएस, जैसे सामान्य ज्ञान आप जो कहते हैं जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज को आप सबसे पहले 4 भागों में बांट लीजिए। पहला भाग जनरल अवेयरनेस, इसको बोलते हैं जीए, जनरल अवेयरनेस। दूसरा जीएस, जिसे बोलते हैं जनरल साइंस। तीसरा जनरल नॉलेज जीके। उसके बाद आता है जीसीए, करंट अफेयर्स। देखो जनरल करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में इसमें साफ आपका टॉपिक दिया होता है, जिसमें आपको लिखा होता है कि वर्तमान की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, ये टॉपिक होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, इसमें आपका मतलब आया था यहाँ पे करंट का क्वेश्चन पूछना है उसको एग्जामिनर को। अब बात करते हैं, ये तो करंट की बात होगी, स्ट्रेटेजी सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान टॉपिक लगा हुआ है आपका। सामान्य विज्ञान में आता है आपके 3 विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसमें आपसे कम से कम फिजिक्स पूछा जाएगा, उसके बाद थोड़ा अगर लेवल आएगा तो केमिस्ट्री का, और सबसे ज़्यादा अगर साइंस पूछ जाने की संभावना रहती है तो बायोलॉजी से। तो आप फैक्ट पढ़िएगा बायोलॉजी के। साइंस के जो तीनों चैप्टर हैं, तीनों पार्ट्स हैं, उनके फैक्ट पढ़िएगा, फैक्ट पर ही क्वेश्चन आधारित होता है। एनसीईआरटी के पतली से पतली एनसीईआरटी लीजिए साइंस की, 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास, इतना सफिशियंट है। और उसको एक बार ओरल ओरल देख जानिएगा दिमाग से, या किसी भी टीचर की आप जिसकी भी पीडीएफ या फॉलो कर रहे हो या क्लास को फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ आप देखेंगे 360 डिग्री टीचर आजकल पढ़ाने में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो किसी प्रकार से आप उनके क्लास को फॉलो करिए 40 दिन, या फिर आप वेट करिएगा इसी चैनल पे मैं साइंस की एक ऐसी मैराथन लेके आऊँगा 3 से 4 घंटे की, जिसमें आपका सारा का सारा साइंस यूपीएसआई यूपी पुलिस में पूछा हुआ और मैक्सिमम एसएससी जीडी में पूछा हुआ साइंस होगा। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपसे हेल्प मिल जाएगी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके साइंस में जाना है। अब बात करते हैं भारत का इतिहास और भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय भूगोल के बारे में। तो ये इसके यहाँ देख सकते हैं आप कि जो इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास में बोला गया है भारतीय इतिहास, यानी आपको वर्ल्ड का इतिहास नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ी बात समझ के चलना है इस टॉपिक को। भारतीय इतिहास में 3 पार्ट्स हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यूपी पुलिस का हमेशा से क्रेज रहा है कि एक क्वेश्चन मध्यकालीन से पूछेगा, एक क्वेश्चन प्राचीन से पूछेगा, 2 क्वेश्चन बता दूं आधुनिक भारत से पूछेगा। इस प्रकार टोटल मिलाकर हम बात करते हैं तो 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक हिस्ट्री से पूछने की संभावना रहती है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में आपसे संवैधानिक संरचना से लेकर के अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुसूचियां, भाग, पार्ट्स और कुछ संवैधानिक संशोधन और उसकी विधायी शक्तियां आदि कुछ पूछ सकता है संविधान। संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड पूछ सकता है। तो इस प्रकार आपको संविधान को पढ़ना है कि कम से कम समय में फैक्ट फैक्ट पढ़कर भी किस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीट करके उसका रिवीजन भी करना होता है, ऐसा ही नहीं है ऐसे एक बार नोट कर लिया, नोट डाउन हो गया कंप्लीट, ऐसा नहीं। उसके बाद में आता है अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, देखो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स एक पूरा ग्रंथ टाइप का हो जाता है, और आपको पढ़ना अर्थव्यवस्था, यानी आपकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इकोनॉमिकली, यानी आपको रहना सहना कैसे आना चाहिए, वो सब चीज़ें सीखना अर्थव्यवस्था में। पंचवर्षीय योजनाएं हैं और जो सुधार हुए हैं अर्थव्यवस्था के तहत उनको देखना है। कुछ विधेयक आए जिनको आप आज भी देखते हो, कुछ योजनाएं जो चल रही हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं, मुख्यमंत्री योजनाएं, राज्य लेवल की योजनाएं, केंद्र लेवल की योजनाएं, वो सब अर्थव्यवस्था में आती हैं आपकी, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन,
इस टॉपिक को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है भूगोल तथा विश्व भूगोल, सॉरी भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब है खनिज मिनरल्स, पानी, हवा, वायु, थल, जल, ये सब चीज़ों के बारे में। भूगोल विश्व का पढ़ना है, साथ साथ भारत का भी पढ़ना बहुत अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय कृषि, यानी भारतीय कृषि के बारे में आपको ज्योग्राफी में टॉपिक लगा हुआ, उस टॉपिक को स्पेशलाइजेशन यहाँ पर देखा गया भारतीय कृषि, यानी वो आपसे कृषि के बारे में अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा कि पूसा किसकी किस्म है, यानी धान की, गेहूं की, बाजरा की, कैसे करें। ठीक है, कुफरी किसकी फसल है, कुफरी किस फसल का नाम है, वो किस फसल की प्रजाति है, आलू की, बैगन की, तोरई की, लौकी कैसे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, कोई उसमें लिखा है टॉपिक में, आप उसको ये नहीं कहोगे कि ये नहीं पूछना चाहिए था, ये नहीं पूछना, उसमें लिखा है भारतीय कृषि। उसके बाद पूछेगा आपसे वाणिज्य एवं व्यापार, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी भारतीय वाणिज्य एवं व्यापार किस प्रकार से बैंकिंग सुविधाएं होनी चाहिए भारत में। ठीक है, वाणिज्य का मतलब यहाँ से बैंकिंग से, व्यापार से, व्यापार वो आयात निर्यात किन चीज़ों का भारत आयात करता है, किन चीज़ों का निर्यात करता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यहीं पे आपको आ जाता है कि व्यापार के रास्ते क्या होने चाहिए। देखो ज्योग्राफी में ये टॉपिक नहीं बताया जाएगा, लेकिन यहाँ स्पेशल टॉपिक दिया गया वाणिज्य एवं व्यापार। जीएस का सिलेबस छोटा सा दिया है, लेकिन एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आता है जनसंख्या, 2011 की जनसंख्या आपसे पूछ लेगी, ये बात निश्चित है। पर्यावरण एवं नगरीकरण, यानी पर्यावरण से नगरीकरण तक के दौर के बीच में जो भी घटनाएं हैं उनको पढ़ना है, एनवायरमेंट जिसे आप बोलते हो। इसके बाद में हमने आपको भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के बारे में बता ही दिया। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, एजुकेशन पॉलिसी, संस्कृति यानी जो परंपरागत त्यौहार है, परंपरागत फेस्टिवल है, जनजातियाँ हैं उनके द्वारा मनाई गई, भारतीय लोगों के द्वारा मनाई गई जनजाति जो भी है। उसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, सॉरी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब होता है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है, डीएम, एसडीएम, राजस्व लेवल क्या होता है, भूखंड क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सब चीज़ें उनके बारे में अच्छी सी जानकारी। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद में हमने आपको बताया भी कि अंतर्राष्ट्रीय मैच समसामयिक विषय ये आपके आ जाते हैं कहाँ पर, करंट में, करंट अफेयर्स के टॉपिक है। इसके बाद आता है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में आपके दो भाग हैं। स्टैटिक पोर्शन में दो भाग ऐसे हैं कि जिनको आप ओरली पढ़ सकते हो कभी भी। कुछ ऐसे भाग होते हैं जो स्पेशल पुलिस में ही वो टॉपिक है, जैसे मानवाधिकार, मानवाधिकार में टॉपिक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ये सब आप अगर पॉलिटी से रेड करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, IR। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, ये करंट अफेयर्स का विषय है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, यानी विमुद्रीकरण क्यों जरूरी है, उसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है, या उसके कुप्रभाव सुप्रभाव जो भी है वो देखना। साइबर क्राइम, यानी किस प्रकार ऑनलाइन क्राइम हो रहा है, वो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अगर जो सुधार हुए हैं विगत वर्षों में, जब तो उनको आप देख के रखिएगा। योजनाएं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं ऑनलाइन क्राइम से रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, उनको आप देख के चलिएगा। GST वस्तु एवं सेवा कर, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पुरस्कार और सम्मान, देश और राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेख, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए आपको। यानी ये जो जानकारी आप लिखते हो, ये नहीं पूछा जाएगा कि चलाते हो, वो ऐसी जानकारी पूछेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको शायद पता भी ना हो। इसलिए इन चीज़ों का उपयोग जरूर करिएगा, मना नहीं है, लेकिन कैसे करिएगा ताकि आपका एग्जाम निकल जाए, ऐसे करिएगा। तो ये था आपका पढ़ने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि पूरे दिन में आपको सिलेबस को किस प्रकार से डिवाइड लेके चलना है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक एक सिलेबस मैंने विश्लेषित तरीके से बताया है। फिर भी यदि कोई मिस्टेक या डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूछ सकते हो आप। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल मैंने कोई ऐसी कमी छोड़ने की कोशिश नहीं की है। फिर भी यदि कोई छूट जाती है बात तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कितना टाइम अभी देना चाहिए इसको पढ़ने के लिए, देखिए जो पहले हमने बताया कि स्टैटिक पोर्शन अलग लिख लीजिएगा सिलेबस का, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, इन पांचों विषयों को और साथ में यूपीजी के 6 विषयों को अलग लिख लीजिएगा और एक टाइम सेट करिएगा, इतने दिन में मैंने ये सब्जेक्ट खत्म करना है। और साथ में साथ करंट अफेयर्स को देख के चलना है। करंट अफेयर्स आपको 2019 से लेकर के पढ़ना है। अभी का करंट अफेयर्स पूछने की संभावना है, लेकिन वो एक दो क्वेश्चन पीछे से भी पूछेगा 101%, क्योंकि एग्जाम 2018 और 19 वाली भर्ती का है। उसके बाद कोई भर्ती नहीं है यूपी पुलिस में। और मेरा मानना है कि यूपी SI में जितने भी एग्जाम हुए हैं आप उनको उठा लीजिए, वहाँ से जो भी करंट क्वेश्चन पूछे गए उनको एक बार 360 डिग्री घुमा के पढ़िएगा, अच्छे से आप करंट क्लियर करिएगा। और करंट के क्वेश्चन यही मेहनत करने का यही टाइम है, इस GS को पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे।
नंबर अच्छे ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सबसे ज़्यादा अच्छा है कि इस टाइप जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको आप क्वेश्चन उठाइएगा कि करंट का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन था। माना कि उसने पूछा था कि प्रधानमंत्री कहाँ गए, तो अभी फिलहाल में देखिए प्रधानमंत्री की कहाँ यात्रा हुई है, ठीक है ना, इस टाइप से पढ़िएगा। तो कंटेंट, और पूछ लिया किसी ने कि फलाना युद्ध किसके साथ, किस देश के साथ हुआ था, तो आप ये देखिए कि ये युद्धाभ्यास जो है वो किस देश के साथ अभी फिलहाल में हुआ, और अभी हुआ और पहले हुआ में कोई अंतर है क्या, सेम है या कोई अंतर है तो उसको नोट करिएगा। कोई योजना आई उसकी थीम क्या थी उसको याद करिएगा। तो ऐसे पढ़ी जाती है करंट अफेयर। ये नहीं है कि रट्टा फिक्र 10 क्वेश्चन पर डे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा जा रहा है, पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, और फिर बाद में कभी फंसी नहीं फंसी तो कहाँ से पढ़ेगी, समझ रहे ना। तो अच्छे से करंट को पढ़िएगा और डीप में जाकर के थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं पूछा उन्हीं से जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन से उठा के एक नया क्वेश्चन बना दिया जाएगा, समझ रहे? और स्टैटिक उसी के आसपास घूमती है, जो करंट होती है उसी के आसपास स्टैटिक घूमती है। मान लीजिए अभी कोई जीआई टैग दिया गया, ठीक है, अब जीआई टैग दिया गया करंट के क्वेश्चन, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है कि जीआई टैग देने का प्रारंभ कब से किया गया, ठीक है, जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म क्या है, या इसकी संस्था कौन सी है जो जीआई टैग देती है, कहाँ से जीआई टैग पहली बार किस चीज़ को मिला, ये सब चीज़ें स्टैटिक की जाती हैं, ऐसे पढ़िएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि आपने जो अभी हमने टॉपिक बताया जो सिर्फ पुलिस में ही पूछा, जैसे आतंकवाद है, मानवाधिकार है, जीएसटी है, और क्राइम, साइबर क्राइम है, ठीक है, तो ये विमुद्रीकरण है, ये सब चीज़ें हैं ना, इनको अलग से पढ़िएगा, और आपको सब मिल जाएगा कहीं ना कहीं अगर यूट्यूब पे अगर आओ। और यूट्यूब पे मेरा मानना है रील्स देखने के लिए मत लो, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आओ बस, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बात करते हैं कि टाइम पीरियड की, तो आपको जीएस को पूरे दिन में 2 घंटे में डिवाइड करना है। 1 घंटा आपको सिलेबस खत्म करने में लगाना है, और अगले 1 घंटा में जो पढ़ा है उसको रिविजन करने में लगाना है बस। 2 घंटे से ज़्यादा जीएस नहीं पढ़ना। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी को आप 45 मिनट पढ़िएगा, कोई एक सिलेबस पूरा टॉपिक खत्म करने का टाइम लीजिए 45 मिनट, और 15 मिनट 5 मिनट का गैप दीजिएगा, और अगले 15 मिनट हिंदी को रिविजन करिएगा। इसके बाद में कुछ नहीं पढ़ना हिंदी में। दूसरे दिन जब आप हिंदी में कोई नया टॉपिक पढ़ते हो तो 5 मिनट पहले जो कल पढ़ा है उसको रिविजन करिएगा। उसके बाद में आप अगले 45 मिनट नया टॉपिक पढ़िएगा, 5 मिनट का गैप दीजिएगा, फिर से वही टॉपिक याद करने की कोशिश करिएगा कि जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा है क्या वो सही से पढ़ा है। इसके बाद में आप देखते हैं कि संख्यात्मक और मानक अभिरुचि जो भी है, तो ये मैथमेटिक्स का जो पोर्सन है इसमें आप 40 मिनट का टाइमर लेकर चलिएगा। 40 मिनट आपको सवाल को समझना है पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में 20 टाइप के सवाल बने, 20 टाइप में से आपने पहले दिन 45 मिनट की या 40 मिनट की क्लास में आपने 10 टाइप के सवाल पढ़े, उन 10 टाइप के सवालों को ही आप प्रैक्टिस करिएगा अगले 20 में बस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब आपको यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है टाइम को, कि 45 मिनट 40 मिनट में मैंने सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस में कुछ पढ़ना है, उसके बाद उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 20 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट, 20 से 22 मिनट। इसके बाद आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग को आपको टाइम देना है 1 घंटा, 1 घंटा मतलब आपको 60 मिनट, और क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए 55 का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट लीजिएगा मिक्स क्वेश्चन का, जो पुलिस पर आधारित प्रैक्टिस सेट हो, मार्केट में कई प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसके बाद जब आप रीजनिंग लगाने बैठोगे तो उसी के अकॉर्डिंग रीजनिंग लगाइएगा जो आप पेपर को देने जा रहे हो। ऑफलाइन पेपर है, ओएमआर सीट पर पेपर को लेके बैठिएगा, भरिएगा, नहीं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उस पर आप काउंटिंग करके लगानी है, गिनती करके। आप गलती क्या करते हैं, कई लोग ऑनलाइन पेपर देते हैं, समझ रहे ना, यूपी पुलिस का पेपर आप ऑनलाइन दे रहे हैं, सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। जो कैंडिडेट यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं उनसे मेरा यही राय और निवेदन है कि वो ऑनलाइन पेपर ना दें, ना दें, ना दें। हाँ, ऑनलाइन अगर आपका किसी ऐप से परचेज कर रखा है आपने 2 पेपर आप ऑनलाइन, लेकिन आप साथ में एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और उसको पहले काउंटिंग लिख लीजिएगा 1 to 150। उसके बाद में जो आपने वहाँ विकल्प सही किया है एक पहले क्वेश्चन का, उसको यहाँ कॉपी पे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 या सी है डी जो भी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बनिएगा। इससे होगा क्या कि जब आप ओमार भरोगे वहाँ पर, ओमार का टाइम भी तो चाहिए आपको भरने का। क्वेश्चन देगा, आपने ओमार भरने में लगाए 2 सेकंड के, तो ये विकल्प लिख लेंगे कि 2 3 सेकंड लगे, तो इससे टाइम मैनेज करने का आपका एक अच्छा टाइम बाउंडिंग बनेगी। आप करते क्या, ऑनलाइन पेपर देते रहते हो, वहाँ जाके ओमार भरोगे, फिर कहोगे 10 क्वेश्चन छूट गए, ऑब्वियसली छूटने। यहाँ टिक करने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, कुछ पल्स लगते हैं, आगे बढ़ गया, क्वेश्चन आया, टिक किया, आगे बढ़ गए। ऑफलाइन होगा, लिखोगे कम से कम 2 1 सेकंड जाएंगे। यही सब चीज़ें छोटी 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 चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान दे करके तैयारी को स्टार्ट करना है। और 40 दिन बहुत टाइम है आपके पास, घबराइएगा नहीं। रीजनिंग आपको 1 घंटा प्रॉपर देनी देनी है। उसके बाद मैथ मैंने आपको बता ही दिया, 40 और 20 का डिवाइड करके चलिएगा। मैंने आपको हिंदी भी बताया कि 45 और 15 का डिवाइडेशन लेके चलिएगा। जीएस मैंने 2 घंटे का टाइम बताया। ओवरऑल अगर मोटा मोटी जोड़ के चलें तो लगभग 6 से 7 घंटे या 8 घंटे का टाइम लेके चलिएगा यूपी पुलिस एग्जाम अगर आपको 40 दिन में निकालना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई का पूरे दिन में टाइम निकालते हो तो 40 दिन में 320 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। 320 घंटे में आपको आप देख लीजिएगा किस प्रकार से पढ़ाई करनी है।
या तो ऐसा कर लीजिएगा। हाँ, इससे कम समय में पढ़ाई उम्मीद मत करिएगा सिलेबस खत्म करेंगे, इतना समय लगेगा ही। बचे आपके पास 7-8 दिन जो भी एक्स्ट्रा हैं, उनमें आप बेझिझक तरीके से अच्छे से उन टॉपिक को रिवाइज करिएगा जो टॉपिक आपने पढ़े हैं लेकिन मिस्टेक कर रहे हैं, बस। और कुछ नया नहीं पढ़ना है लास्ट टाइम में। मैं कहता हूँ 10 फरवरी के बाद यदि किसी ने कुछ नया पढ़ने की कोशिश की तो महामूर्ख की श्रेणी में वो शामिल है। पहली चीज़ तो आपको 10 फरवरी तक पूरा कंप्लीट इतना करना है कि मुझे 10 फरवरी के बाद कुछ नया नहीं पढ़ना है। 10 फरवरी के बाद मुझे इन्हीं किताबों को पलट के दोबारा से रिवीजन करना है। और 10 फरवरी के बाद यदि आपको 8 दिन मिलते हैं तो आपको करना क्या है कि पर डे एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। हिस्ट्री, तो आज हिस्ट्री पूरे दिन पढ़नी है। तब आप 8 घंटे पढ़ाई करते थे 4 विषय, आज आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करोगे सिर्फ एक विषय। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो 8 से 10 घंटे में आप पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हैं। इतना नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप पूरे 40 दिन पढ़े हो तो 1 दिन में 8 से 10 घंटे में पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हो, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने खुद किया इसलिए बोला। दूसरा चीज़, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं, यूट्यूब पे बहुत टीचर आपके साथ हैं। हताश मत होइएगा, सिलेक्शन के लिए ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अभी भी समझ जाइएगा, टाइम है आपके पास। बाद बाकी फिर आपका निर्णय करना है। मेरा काम था समझाना, वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत टाइम ले लिया समझाने में। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े चैनल पे और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। भाई आपका प्यार ही हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम कुछ नए वीडियो दें। और मेरे अनुसार दी गई जानकारी मैं आपको तब बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है, जब थोड़ा और समय मेरे साथ आप स्पेंड करोगे। अभी मेरी योग्यता और मेरी काबिलियत पर आपको शक होगा कि मैं क्यों देखूँ आपकी वीडियो, क्या हुआ, तो अभी नहीं समझ में आएगा। जिस दिन कुछ लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे और वो कहेंगे कि हाँ ठीक बताए थे आप भैया, ठीक बताए थे आप सर, तब आपको भी विश्वास हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो चैनल पर विजिट कीजिएगा। SSC GD 2022 वाला मेरिट कट ऑफ देख लीजिएगा। मैंने पेपर के टाइम बीच में बताया था कि कट ऑफ इस प्रकार जाएगी। उस पर किसी बंदे ने कमेंट किया था कि भैया क्या, अब आप बहुत गंदी बात बोली थी, उसने कमेंट लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। उनको मैंने फिर बाद में जब रिजल्ट आ गया फाइनल, तब मैंने रिप्लाई भी दिया था, अब जाकर देख लीजिए। तो यूँ ही खोखली बातें नहीं करते हैं। आप जुड़े रहें चैनल पे, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा हमसे जुड़ने का। ठीक है, जुड़े रहें चैनल पे, लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जन बनने का।